नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 11 अप्रैल 2022 है। आई होप यू ऑल आर इन गुड। दिन है मंडे। आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ है, कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। फिर दो टॉपिक्स जो हैं वो लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए हैं। एक पाकिस्तान का टॉपिक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और लास्ट जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, स्टेइंग सेफ। पायोनियर का ये आर्टिकल है। आपने सुना होगा इस वेरिएंट का नाम कोविड XE वेरिएंट। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये हमारे देश में पाया गया है। मुंबई अथॉरिटीज का कहना यह है कि एक व्यक्ति जो हमारे देश में साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए थे, ये 50 ईयर ओल्ड कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, साउथ अफ्रीका से भारत आए और ये फुल्ली वैक्सीनेटेड व्यक्ति हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि उनके अंदर ये XE वेरिएंट पाया गया है। अब साइंटिस्ट्स जो हैं उनका कहना ये है, उनका एक एजुकेटेड एस्टिमेट है कि ये जो XE वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फटाफट फैल सकता है। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है, जिसने सेकंड वेव में हमारे देश में जो तबाही मचाई थी, कितने सारे लोगों की जान ले ली डेल्टा वेरिएंट ने, तो उस डेल्टा वेरिएंट जितना इन्फेक्शियस या फिर इतना डेडली नहीं है। एज वी ऑल नो कि प्रोटेक्शन जो है इस कोरोना वायरस से, ये दो चीज़ों से या फिर दोनों में से एक या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स वैक्सीन और दूसरा है इन्फेक्शन। कई लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लूँ तो मुझे कोविड नहीं हुआ है, लेकिन मैंने वैक्सीनेशंस ले ली है, तो उसकी वजह से मुझे प्रोटेक्शन मिल गया। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इन्फेक्शन हो गया है और इसकी वजह से अब रिकवरी हो गई। तो इन्फेक्शन एक बार हुआ था, तो इसकी वजह से आपके बॉडी ने जो एंटीबॉडीज हैं वो क्रिएट कर लिया और ऊपर से आपने वैक्सीनेशन ले लिया। तो ऐसे भी लोग हैं। तो इम्यूनिटी जो है वो हमारी ये दो चीज़ों से बढ़ती है, या तो वैक्सीनेशन से, या तो इन्फेक्शन से, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब हमारे देश की बात करें तो देखिए, दिस इज ए रियलिटी। दुनिया के लिए भी ये एक रियलिटी है कि कोविड के नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते ही रहेंगे। थोड़े थोड़े समय के बाद जो भी एक वायरस है उसका नेचर रहता है कि वो थोड़े थोड़े टाइम पर अपने आप को अपग्रेड करते रहता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अब हमारे देश में एक लॉन्ग टर्म नेशनल पॉलिसी हो या फिर एक प्रोटोकॉल हो कि हम रेगुलर बेस पर, रेगुलर इंटरवल पर हम बूस्टर डोज जो है वो प्रोवाइड करते रहें। A process should be in place for people to regularly check their immunity levels and if needed go in for boosters. अब हमें ये चाहिए कि हमारे देश में एक रेगुलर टेस्ट हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल हर 3 महीने के बाद आप एक टेस्ट करवाते हैं और 3 महीने की टेस्ट में आपको पता चलेगा कि जब आपने सेकंड डोज लिया था लेट्स से, तो आपकी लेट्स से इम्यूनिटी 95% थी। तो 3 महीने के बाद अगर ये 45% हो गई है तो आपको एक बूस्टर डोज चाहिए। तो ये जो एक रेगुलर चेक है, इम्यूनिटी लेवल का चेक, ये अब हमें स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे और आने ही वाले हैं। तो एटलीस्ट हमें पता चले कि हमारी इम्यूनिटी जो है उसका लेवल क्या है, और हम जब पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है तो एक बूस्टर डोज लेकर हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, इंडिया के भी साइंटिस्ट हैं, फॉरेन के एडवांस्ड कंट्रीज के साइंटिस्ट जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 4th डोज और इवन 5th डोज जो है वो भी हमें लेना चाहिए। और ये बात जो वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ साइकिल, ये कोई वन टाइम अफेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 3rd या फिर बूस्टर डोज ले लिया तो अब जो है वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, तो आने वाले लेट्स से 1-2 सालों के लिए हमें 3rd, 4th डोज, 5th डोज, 6th डोज शायद लेना भी पड़े, यू नेवर नो। तो इसको एक साइकिल के तौर पर देखना चाहिए कि ये जो है ये अप एंड डाउन हो रहा है, कोई नया नया वेरिएंट आ रहा है, तो भी जो इम्यूनिटी चेक करते रहें हम और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। बूस्टर डोजेस मस्ट बी अवेलेबल टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल ऑफ एनी एज। इससे पहला का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि 60+ जो लोग हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको तो फ्री में बूस्टर डोज दिया जाएगा।
और 10 अप्रैल से यानी कि कल से संडे से हमारे देश में जो 18 प्लस लोग हैं वो बूस्टर डोज ले सकते हैं, बट वी हैव टू पे फॉर आवर बूस्टर डोज। तो इसके बारे में भी हमने बात की थी कि सरकार के पास अभी रिसोर्सेस हैं। हमने ये भी देखा था कि जो सरकार ने बजटेड रिसोर्स रखा था उसका 1% ही खर्च हुआ है आफ्टर दिस वैक्सीनेशन। और अगर सरकार सभी को बूस्टर डोज देती है तो जो एक बजट रखा है सरकार ने उसका 0.5% जितना ही खर्च होगा। और बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो ये 600 रुपीज पर पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यानी कि हमारी सरकार, हमारा देश जो है वो बूस्टर डोज को फ्री में प्रोवाइड करे। आई एम श्योर आज नहीं तो कल सरकार ये डिसीजन लेने ही वाली है। हाँ, जो लोग वॉलेंटरली पैसे पे करना चाहते हैं तो वो पैसे पे कर दे, अगर नहीं पे करना चाहते हैं तो उनको फ्री में ये बूस्टर डोज जो है वो मिलना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन जो साइकिल की हमने बात बताई तो ये वायरस की एक साइकिल जो है वो चलती रहेगी और नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप हमारी जो इम्यूनिटी है उसको टॉप लेवल पर रखें। हम नहीं चाहते कि ये नए नए वेरिएंट्स आए और नई नई वेव्स आती रहें, क्योंकि अब कोई भी देश मुझे नहीं लगता ऐसा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि चाइना ने लॉकडाउन क्यों रखा है, क्योंकि चाइना के क्लेम्स अगर आप देखेंगे, जब उन्होंने वैक्सीन निकाली तो उनका क्लेम, और उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों में अपनी वैक्सीन भी प्रोवाइड की है, तो उनका क्लेम ये था कि उनकी वैक्सीन जो है वो बेस्ट है और वो दुनिया के बहुत सारे देशों को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मिल रहा है एक्सेट्रा। तो क्या चाइना की वैक्सीन उतनी अच्छी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से नया वेरिएंट या फिर ये नई वेव्स वहाँ पर देखने को मिल रही है? तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड कि हम चाइना की गलतियों से सीखें। और हम ये भी मीन्स आज जानते हैं कि लॉकडाउन अब पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बहुत सारे देश अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे अगर और ज़्यादा लॉकडाउन्स जो हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाने पड़े। तो रिस्ट्रिक्शंस का जो खर्च होगा उससे तो ये बहुत ही चीपली हम बूस्टर डोज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। बीइंग मल्टीलिंगुअल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। चेन्नई का जो कॉरपोरेशन है, सिटी कॉरपोरेशन, तो उन्होंने अब स्कूल्स में स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस जो हैं वो ऐड किए हैं। कर्नाटका जो है वो भी प्लान कर रहा है कि स्पोकन इंग्लिश के सेशंस जो हैं वो प्राइमरी क्लासेस में इंट्रोड्यूस किए जाए। तो ये भी वो ऐड करने वाले हैं। अब पेरेंट्स की डिमांड भी ये है, एंड दिस इज ए रियलिटी, कि पेरेंट्स की डिमांड, ये हकीकत है कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े। और आज आप रियलिटी देखिए, राइट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिसोर्स जो है वो आपको किस लैंग्वेज में मिलेगा? इंग्लिश लैंग्वेज में। जो जनरली स्टूडेंट्स के द्वारा न्यूज़पेपर्स फॉलो किए जाते हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, पायोनियर, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स ये जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। दूसरी चीज़, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम भी आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे के डिब्बों को आप देखेंगे, हिंदी और जो लोकल लैंग्वेज है और इसके साथ इंग्लिश का भी इस्तेमाल होता ही है, इजंट इट? अब इंग्लिश लैंग्वेज, आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये फॉरेन की लैंग्वेज है। स्टे विथ मी, आई नो कि इंग्लिश का जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, मैं ये जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन हमारा इतिहास देखिए आप, राइट, कितने 300 सालों से, लगभग 300 सालों से, 300 साढ़े 300 सालों से ब्रिटिश जब से यहाँ पर आए और फिर जब ब्रिटिश की हुकूमत यहाँ पर स्थापित हुई और 200 सालों तक उन्होंने हमारे देश पर राज किया है। तो अब ये क्या हिस्ट्री हम चेंज कर पाएंगे? क्या इस चीज़ को हम डिलीट कर पाएंगे? नहीं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेंट को भी प्रिंट किया है, ताकि बच्चे जो हैं
वो दोनों लैंग्वेजेस को अच्छी तरीके से समझ पाए। ये बात भी हकीकत है कि मदर टंग जो है उसमें हम सबसे ज़्यादा चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश को एक एलियन लैंग्वेज के तौर पर देखें। इंग्लिश जो है वो आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इंग्लिश ही आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट है। देखिए, मेरी मदर टंग गुजराती है, मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ और इंग्लिश में भी मेरी रीजनेबली अच्छी ग्रिप है। तो मुझे ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और इन तीनों लैंग्वेज में समझ सकता हूँ। अब क्योंकि मदर टंग गुजराती है तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैं समझूंगा तो दैट विल बी इन गुजराती, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। आपकी शायद हिंदी हो सकती है या फिर मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, जो भी अलग अलग लैंग्वेज हो, मदर टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मदर टंग से हमें प्यार है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी लैंग्वेजेस को हम नफरत करें। प्रॉब्लम ये है कि जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो आई डोंट नो व्हाई ये चीज़ हम समझ नहीं पाते, या फिर कई बार चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। कि अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश किसी को आनी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये बात कर रहा है कि आपको हिंदी नहीं आनी चाहिए, मीन्स हिंदी नहीं सीखोगे तो भी चलेगा, राइट, गुजराती नहीं सीखोगे तो भी चलेगा, या फिर आपकी जो भी मदर टंग है वो नहीं सीखोगे तो चलेगा, सिर्फ इंग्लिश के ऊपर फोकस कीजिए, ऐसा नहीं है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि दुनिया के कितने सारे देश ऐसे हैं जिनके लोग जो हैं उनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज आती है। जो भी जर्मनी में अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी के लोग जो हैं वो मेरी और आपकी तरह फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करेंगे, वो जर्मनी में ही बात करते हैं। अब उनकी वो लिमिटेशन है कि वो उनको इंग्लिश नहीं आती है या फिर दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती है। और हमारी तो ये अच्छी बात है कि हमें, देखिए, आप अगर हिंदी स्पीकिंग परिवार से आते हैं तो आपको थोड़ी बहुत पंजाबी भी समझ में आ जाएगी, थोड़ी बहुत आपको मराठी भी समझ में आ जाएगी, कुछ कुछ, सारी चीज़ें नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हरियाणवी भी समझ में आ जाएगी, थोड़ी बहुत गुजराती समझ में आ जाएगी, थोड़ी बहुत नेपाली लैंग्वेज भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। सो ये तो हमारे देश की एक प्रकार की आप स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि हमारे देश में जनरली लोग जो हैं वो 2 लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, राइट। और एडिशनली अगर इंग्लिश को ऐड कर दे तो 3 लैंग्वेज। और जैसे हमने बात की कि आज ज़्यादातर कंटेंट जो है वो आपको अंग्रेजी में देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत हम सीखें। ऐसा नहीं है कि हम फ्लुएंटली उसको बोले, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत समझ पाए, थोड़ी कन्वर्सेशन कर पाए, इतना तो आज के ज़माने के लिए इम्पोर्टेंट है ही। It's a pragmatic approach as the rapid expansion of knowledge is more easily accessed with a knowledge of English, the world's most important lingua franca। कि आज इंग्लिश का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ज़्यादातर कंटेंट जो है वो आपको इंग्लिश में मिलता है। जर्मनी के कोई अच्छे राइटर ने कोई अपनी किताब जर्मन में लिखी है तो उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले गुजराती हिंदी में नहीं होगा, उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले इंग्लिश में होगा। अगर इंग्लिश में वो हिट हो गई किताब तो फिर उसको दूसरी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए इंग्लिश जो है वो इम्पोर्टेंट है। हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस की बात करें तो मैंने जो आपको ब्रिटिश का एग्जांपल दिया कि ब्रिटिश राज था यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमारे लोग, मीन्स इंग्लिश इज नॉट एन एलियन लैंग्वेज, हम इजीली इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरी एक चीज कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आज जो कॉल सेंटर्स फॉर एग्जांपल एक समय पर देश में आज भी हैं, लेकिन कॉल सेंटर्स का जो बूम आया था हमारे देश में कि यूएसए और यूके की जो कंपनीज, खास करके यूके और ब्रिटिश इंग्लिश वाली जो कंपनीज थी, अमेरिका की कंपनीज भी इसमें आ गई, तो ये सारी कंपनीज ने अपने कॉल सेंटर्स भारत में स्थापित क्यों किए थे? क्योंकि भारत के लोग जो हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छी ग्रिप है इंग्लिश पर। तो ये कितना सारा बिजनेस हमारे पास आया। कर्नाटका के जो एक मिनिस्टर हैं, आई थिंक उन्होंने ये कहा कि भारत का जो आईटी कैपिटल है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में ये मीन्स भारत का आईटी कैपिटल ये क्यों बना? क्योंकि ये सिलिकॉन वैलीज की बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपनी रिसर्च फैसिलिटीज़ या फिर अपनी एक सब्सिडियरी जो है वो भारत में स्थापित कर रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो इकोनॉमिकल गेन्स भी हमारे बहुत सारे हुए हैं। और चाइना आज अपने लोगों को, चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना के लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं सीखते, उनको अपनी ही मैंडरीन लैंग्वेज जो है उससे प्यार है, या फिर कैंटनीज से प्यार है। हाँ, प्यार तो हम सबको है अपनी मदर टंग से, लेकिन यू वॉन्ट बिलीव दिस कि आप यूके अगर जाएंगे तो यू विल फाइंड कि चाइना के कितने सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए, फॉरेन स्टडीज करने के लिए जाते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग देश जो हैं, उनके जो इंग्लिश टीचर्स हैं, उनको चाइना में कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है ताकि वो उनके चाइनीज बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सके। क्योंकि चाइना जानता है कि अगर आपको बिग इकोनॉमिक गेन्स चाहिए तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये एक सेंसिबल चॉइस है कि हम मल्टीलिंगुअल बने, राइट। ये बेनिफिशियल है हर तरीके से अगर देखा जाए तो। और इसको लेकर बच्चों को जो भी सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए वो डेफिनेटली सरकार को और स्कूल्स को प्रोवाइड करना चाहिए। अगेन कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक, लैंग्वेज नो बार, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब ये टॉपिक जो है वो न्यूज में क्यों है? हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी हमारे देश में नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं और जो स्टेट्स हैं, उनको हिंदी का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है तो वहाँ के लोग जो हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। तमिल भी बहुत ही पुरानी और मीठी भाषा है। तो वो तमिल जो है उनकी मदर टंग है, तो डेफिनेटली वो मदर टंग में तो बात करेंगे ही। एडिशनली वो जो बात करते हैं, जहां तक मुझे पता है तो इंग्लिश जो है वो उसमें बात करते हैं। तो अब अगर होम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए, और होम मिनिस्टर जो हैं हमारे अमित शाह साहब, ये पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ऑफ कोर्स वो हिंदी को थोड़ा प्रमोट करेंगे, ये हम समझ सकते हैं। और मिस्टर शाह ने ये भी कहा है, ये भी चीज हमें समझ लेनी चाहिए, ही सेड कि हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू इंग्लिश एंड नॉट टू लोकल लैंग्वेज। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, ये भी क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक रॉन्ग इमेज ना जाए उनकी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि आप तमिल लैंग्वेज को बोलना बंद कर दीजिए और तमिल की जगह पर हिंदी बोलिए, ऐसा नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप तमिल आपकी मदर टंग है और आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश की जगह पर आप हिंदी बोलिए। उनका ये रिकमेंडेशन आया है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो हम, लैंग्वेज इज नॉट समथिंग दैट इज डेड, राइट। लैंग्वेज एक बहुत ही लाइव चीज है। आज आप देखिए हिंदी में जो हम बात करते हैं, जनरल हिंदी में, तो जनरली हिंदी में कितने सारे शब्द जो हैं वो हम अंग्रेजी के यूज करते हैं, इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इज़न्ट इट। लाइट बंद कर दीजिए, पंखा ऑन कर दीजिए, एसी ऑन कर दीजिए, राइट, कार लेकर आइए, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री। तो ये थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश जो है, इंग्लिश आजकल हम ज्यादातर यूज, पार्लियामेंट में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वो कहेंगे कि स्पीकर स्पीकर सुनिए हमारी बात, एक्सेट्रा। तो स्पीकर शब्द यूज किया, पार्लियामेंट शब्द यूज किया। तो ये जो आज की जो लाइव, आज का जो कल्चर है, अब कई लोग कहते हैं ये वेस्टर्न कल्चर है, आई डोंट एग्री विथ इट। ये इंडियन कल्चर ही है, क्योंकि कल्चर भी एक लाइव चीज होती है। ऐसा नहीं है कि कल्चर जो है वो हमेशा चार दीवारों के बीच में ही रहता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, नई नई चीजें आती रहती हैं, इसमें नया नया एडिशन जो है वो होता रहता है। सेम थिंग गोज विथ लैंग्वेज एज वेल। तो बहुत सारे देशों के अंदर ये चीज है कि वो लैंग्वेज जो है वो कल्चर का पार्ट होता है। लैंग्वेज जो है वो भी इस प्रकार से लाइव होती है, उसमें नए नए शब्द जो है वो ऐड होते रहते हैं। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, आई गिव यू वन मोर। क्या लिखा मैंने? चटनी, राइट। जो हम चटनी यूज करते हैं समोसा और दूसरी सारी चीजों के साथ, तो ऐसा एक चटनी म्यूजिक है। सूरीनाम नाम का देश है। अब मैं इसके ऊपर एक दिन कोई स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस चटनी म्यूजिक की। उसमें आपको एक भोजपुरी लेखा मिलेगा। ये म्यूजिक में, ये जो सूरीनाम देश जो साउथ अमेरिका का देश है, तो वहां के जो सॉन्ग्स हैं वहां पर आपको कुछ भोजपुरी शब्द जो है या फिर उस टोन जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा। तो
दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि जहाँ जहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, जो भी लैंग्वेज लाइव होती है, कल्चर लाइव होता है, तो वो थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच होता ही है और इससे कलर्स ऐड होते हैं, इससे कलर्स माइनस नहीं होते हैं। फिर इसी के साथ हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ये साहित्य एकेडमी अवार्ड्स देती है, और जो इंडियन लोग इंग्लिश में, इंडियन ऑथर्स इंग्लिश लिटरेचर में कोई चीज़ें लिखते हैं तो उनको अवार्ड देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ये अवार्ड देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर भी इंग्लिश को, तो इंग्लिश को हम मान रहे हैं, इंग्लिश इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और ऑफिशियल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो फिर इंग्लिश का विरोध करना जो है वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। और जैसे बताया कि प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी है हमारे देश की, मल्टी कल्चरलिज्म है, तो जो लोग जो लैंग्वेज बोलेंगे वो तो बोलेंगे ही। एज ए गवर्नमेंट, एज एन इंस्टीट्यूशंस, हमें सारे ऑप्शंस जो हैं वो बच्चों के सामने रखने चाहिए। उनको जो बेस्ट लगेगा वो डेफिनेटली वो पिकअप कर लेंगे, जो ट्रेंड चल रहा होगा वो चीज़ वो पिक कर ही लेंगे। पाकिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। मिस्टर खान जो हैं वो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हार चुके हैं, और उनकी जो टर्म है वो 16 महीने पहले ख़त्म हो गई, और 1947 से आज तक पाकिस्तान के कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पूरी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अब पाकिस्तान को होपफुली आज नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2023, सॉरी जुलाई और अगस्त, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हैं वो जुलाई और अगस्त में होने वाले हैं। बट एनीवे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब ये जो इलेक्शंस होंगे वो क्या प्रॉपर टाइम पर होंगे, नहीं होंगे, दैट्स ए क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की बात मिस्टर खान ने निकाली है, और मिस्टर खान को सपोर्ट करने वाले यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो शायद कहेंगे कि हाँ, यूएसए ने ही मिस्टर खान को निकालने की पूरी एक साजिश रची, ये वो एक्सेट्रा। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो पॉलिटिक्स में तो रहेंगे ही, भले ही वो नेक्स्ट इलेक्शन हार जाए, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के तौर पर भी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में रहेंगे। अब मिस्टर खान निकल चुके हैं और नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने जो टाइज हैं, जो रिलेशन है, उसको रिपेयर कर सके। कोशिश तो हर बार होती है। वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उमर जावेद बाजवा, तो उन्होंने भारत के साथ ट्रेड, जियो इकोनॉमिक्स को काफ़ी फेवर किया है। अब देखते हैं कि वो जो कहते हैं वो करेंगे नहीं करेंगे, वी हैव टू वेट एंड वॉच। नए प्राइम मिनिस्टर जो आएंगे वो क्या भारत के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने के बारे में मानेंगे। उन्होंने स्टार्टिंग में तो कश्मीर वाला एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन शायद अभी माहौल ऐसा है, तो लोगों का ध्यान, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो उनको विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। ये जुमले जो हम कहते हैं, तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट जुमला। लेकिन जब उनकी सरकार की स्थापना हो जाएगी तो उसके बाद वो किस प्रकार से भारत के साथ अपनी पॉलिसीज कैसी करेंगे, उस टाइम पर पता चलेगा कि रियलिटी जो है वो क्या होगी। अब ये जो बाजवा साहब हैं वो इसी नवंबर में वो चले जाएंगे, उनकी जगह पर कोई नया आर्मी चीफ आएगा, तो उनका एटीट्यूड भारत की तरफ क्या होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। एक ओपन माइंड से हमें चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी के साथ साथ ओपन आइज से वी हैव टू बी बिट विजिलेंट एज वेल। थोड़ा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा कि रशिया चाइना का एक्सेस आ रहा है, और इसमें अगर पाकिस्तान ज्वाइंट हो गया, वैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक सैटेलाइट स्टेट ही है, यानी कि उनका एक पपेट स्टेट ही है। तो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो क्या करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। लेकिन अभी तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो चारों एक लंबे समय से ये चीज़ जो है वो वहाँ पर चलती ही आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हमारी एपेक्स कोर्ट जो है वो उसमें पिटिशंस फाइल किए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के खिलाफ, और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब जो हैं उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम या डेट नहीं दी है कि कब तक वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स के साथ जुड़े हुए जो पिटिशंस है या फिर ये जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर देंगे। दो प्रोमिनेंट एनजीओज हैं, एक है कॉमन कॉज और एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। तो इन दोनों ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स हैं उसको चैलेंज किया है। 2018 से इसकी शुरुआत हुई। इनफैक्ट 2017 में पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने
प्रेजेंट किया था और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे इलेक्शंस मींस ब्लैक मनी की जब भी बात आती है हमारे देश में, लेट मी टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट, जब भी हम काले धन की बात करते हैं तो काले धन के बारे में हम कहते हैं कि लैंड जो है, ज़मीन के ट्रांजैक्शंस में, या फिर ये जो रियल एस्टेट है उसमें ब्लैक मनी ज़्यादा है, दूसरे कुछ सेक्टर्स में ब्लैक मनी ज़्यादा है, लेकिन इन सारी चीज़ों का रूट जो है दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी तो बाकी दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें ब्लैक मनी को खत्म नहीं किया जा सकता। तो 2017 में अरुण जेटली साहब जो थे उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि इलेक्शंस जो हैं हमारे देश में उसमें एक बदलाव लाने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो ये चीज़ कर सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। अब उस टाइम पर क्या था कि अगर 20,000 रुपए से कम अगर आप डोनेशन दे रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो आप कैश में दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, मुझे लेट से 1 लाख रुपए जो हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी को देने हैं, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस में जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं। तो वो क्या 1 लाख रुपए ले लेंगे मुझसे? क्या ऐसा कहेंगे कि हाँ दे दीजिए 1 लाख? वो ले लेंगे 1 लाख, वो ऑन द स्पॉट ले लेंगे कि दे दीजिए, लेकिन वो रजिस्टर कैसे करेंगे? वो कहेंगे कि एक व्यक्ति ने 19,999, अब इसके मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे वो कि इतने पैसे दिए हैं, और बाकी के जो 5 रुपए बचते हैं वो कह देंगे कि एक गरीब व्यक्ति ने आकर वो पैसे कैश 5 रुपए दे दिए। हो गए 1 लाख। 20,000 से कम हो गए तो कहीं पर दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो ये चीज चल रही थी। अब जेटली साहब ने इस कैप को, जो कैश डोनेशन की कैप है, उसको 20,000 में से 2,000 कर दिया। इसमें भी क्या कोई रॉकेट साइंस है? अगेन सेम एग्जांपल, मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, पहले 19,999 कर रहे थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज कहेगी कि एक व्यक्ति ने आकर 1,999 रुपीज दे दिया हमें, और इसको मल्टीप्लाइड बाय जो भी 20 करना है या फिर 50 तो वो कर देंगे। सिंपल के इतने सारे लोग यहाँ पर आए और सभी ने 1,999 रुपए दिए हमें एज ए डोनेशन, बाकी के जो भी है तो उसका भी एक अलग से ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो कैश जो है वो तो आता ही रहेगा। अब चेक और डिजिटल ट्रांसफर से आप पैसे कर सकते हैं, राइट, और चेक से करेंगे तो भी पता चल जाएगा, डिजिटल ट्रांसफर से करेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो फिर सरकार ने ये सोचा कि इसके साथ एक ऑप्शन ऐड करते हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, आप किसी भी बैंक में अकाउंट होल्ड कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, आपको आपकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, आप चेक के माध्यम से या फिर डिजिटल ट्रांसफर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदिए और ये बॉन्ड्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दीजिए। अब एसबीआई जो है ये गवर्नमेंट की बैंक है, रूलिंग पार्टी जो है वो एक ही मिनट में पता चल जाएगा उनको कि आपने ये पैसे जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किस पार्टी को मिला, क्योंकि वो पार्टी जब इलेक्टोरल बॉन्ड क्लियर करेगी तो ट्रांजैक्शंस तो वहां पर भी रजिस्टर होगा। तो ये कोई सेफ या फिर फुल प्रूफ सिस्टम इन द सेंस नहीं है। मींस रूलिंग पार्टी को तो पता चल ही जाएगा कि किसने किस पर्टिकुलर पार्टी को पैसे दिए हैं। तो अब रूलिंग पार्टी जो है वो, अगर आप लेट्स से कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं और आप किसी नॉन रूलिंग पार्टी को, ऑपोजिशन की कोई पार्टी को 1 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी को पता चल जाएगा और वो फिर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच करके कह सकते हैं कि देखिए आप बहुत सारा फंड वहां पर दे रहे हैं, फिर आपके बिजनेस के ऊपर भी ऐसा हो सकता है, आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर जो है वो सरकार डाल सकती है। और ऐसा होता है हमारे देश में, और सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। इलेक्शंस जीतने के लिए आपको चाहिए पैसे, दिस इज ए रियलिटी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो ग्रास रूट लेवल पर इतना कोई खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रही है, और रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है 75% जितने अभी तक के बॉन्ड्स जो है वो उनको इश्यू हुए हैं। इसी के साथ सरकार ने यह भी कर दिया है कि जो कंपनी है उसके ऊपर जो कैप है पैसों की, कि आप एक कंपनी जितना चाहे उतना पैसा, इनफैक्ट लॉस क्रिएट करके भी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे हैं तो भी ये अलाउड है। अब ये कहाँ की लॉजिकल बात हुई? तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसपेरेंसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को एक टॉप प्रायोरिटी देकर जल्द से जल्द इसको
सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में बहुत सारे फ्लोज हैं और सारे के सारे फ्लोज जो हैं, मेजर फ्लोज जो हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इंडियाज रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब G20 में से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो रशिया को निकालना चाहते हैं, चाइना ने इसका विरोध किया है। भारत जो है वो 1 दिसंबर से G20 का चेयर हो जाएगा, इसके बारे में मैंने बात की थी। आपके लिए एक प्रश्न है, हु इज गोइंग टू बी द शेरपा, या फिर हमारे देश के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो G20 का पूरा कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो संभालेंगे। सरकार इनको ऑफिशियली अपॉइंट करने वाली है, बताइए इनका नाम। मीन्स आई एक्सपेक्ट, मैं ये जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी इस प्रश्न को आपने सुना है, तो आपको ये आंसर पोस्ट करना ही। आई वांट टू सी मिनिमम 50 कमेंट्स, ताकि पता तो चले कि इतने सारे लोग जो देख रहे हैं तो उसमें से रेगुलरली रिवीजन भी हो रहा है। मीन्स आर यू ऑन राइट ट्रैक, ये आपके लिए ही एक प्रश्न है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को अभी हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। एंड आई होप अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आंसर नहीं पता है तो इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। गूगल कीजिए, फाइंड आउट द आंसर एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो 2 मिनट गूगल करेंगे ना, दैट इज नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग योर आंसर, इट इज ए हैबिट। कि कुछ नहीं पता है तो उसको ऑन द स्पॉट देख लिया। आप ये भी कर सकते हैं कि चलो मैं बाद में इसको देख लूंगा। ये बाद जो है ना वो कभी भी आएगा नहीं। करना है कुछ तो अभी कीजिए, वरना फिर ये बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में सालों निकल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनीवे, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो क्या यूएन और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसने दुनिया को और ज्यादा यूनाइट किया है? वी नो द आंसर नो। वैक्सीन के टाइम पर क्या हुआ था, हमने देखी ना डार्क रियलिटी, डिस्कस किए थे ये सारे पॉइंट्स कि गरीब देशों को टाइम पर वैक्सीन नहीं मिले और अमीर देशों ने एडवांस में पैसे देकर वैक्सीन जो है वो बुक करवा ली थी। WTO तो कोविड के आने से पहले ही ICU में था। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी एक जुडिशियल सिस्टम है, तो ये इसमें जजेस ही नहीं है, तो फिर आप जो इश्यूज हैं वो पेंडिंग ही रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन, और जानबूझकर यूएसए ने ये सिचुएशन क्रिएट की थी। यूक्रेन में जो हो रहा है उसके बारे में आप जानते हैं, मैं बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारे पावरफुल देशों ने ये कहा कि अब हम कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, विश्व युद्ध जैसे सिचुएशन एक्सेट्रा। यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, ये गैट या फिर WTO का जन्म हुआ, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सारी चीज़ों का जन्म हुआ ताकि दुनिया को और अच्छी बनाई जा सके। लेकिन ये सारे जो ताकतवर देश थे उन्होंने अपने पास वीटो पावर भी रखा, और कैसे वीटो पावर का इस्तेमाल UNSC में किया जाता है हम सब जानते हैं। आज भी UN जनरल असेंबली जो है वो हंगर, पॉवर्टी, विमेंस राइट, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा को लेकर रेजोल्यूशंस पास करती रहती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी काम नहीं कर रहे हैं, और ये एक प्रकार की मौकरी है। डेमोक्रेसी की बात करें लेकिन धज्जियां उड़ा रहे हैं डेमोक्रेसी की। अकेले कुछ देश मिलकर किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। फिर G7 को बनाया गया 1976 में, ये USA, UK, फ्रांस, इटली, जापान, वेस्ट जर्मनी और कनाडा ने मिलकर, और उस टाइम पर ये OPEC देशों ने ऑयल प्रोड्यूस करना, मीन्स उसके ऊपर एक एम्बार्गो लगा दिया था, इन्फ्लेशन था, इकोनॉमिक कंसर्न्स थे, तो G7 बना। फिर 77 में यूरोपियन यूनियन को ऐड किया, 98 में रशिया ज्वाइन हो जाता है, फिर 2014 में रशिया को निकाला गया बिकॉज ऑफ क्रीमिया, चाइना कभी भी इसका मेंबर था ही नहीं। अब फिर 1999 में G20 की स्थापना हुई, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रशिया और चाइना इसके मेंबर बन गया। अब इसमें से रशिया को निकालने की बात हो रही है, चाइना ने इसका विरोध किया है। USA और UK के डिप्लोमेट्स आकर भारत को ये कहते हैं कि आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने में हमारी मदद कीजिए एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्लियरली एक सोशलिज्म और जो कैपिटलिज्म है उसके बीच में हमेशा एक वर्सेस वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली है। जो एक डेमोक्रेसी की बात करें और एक तरफ प्रॉफिट की बात करें, तो हमेशा ये दोनों चीजें एक दूसरे के आमने सामने रही है, राइट। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जो है वो पैसे कमाना चाहता है, डेमोक्रेसी जो है वो सभी लोगों के इक्वल ह्यूमन राइट्स क्रिएट करना चाहती हैं। और जो कुछ कैपिटलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मीन्स आप
इतिहास को देखेंगे तो भी पता चलेगा कि स्टार्टिंग के टाइम पर इलेक्शन जो वोटिंग देने का जो अधिकार था वो किनको दिया गया था, वो उन्हीं को दिया गया था जिनके पास कोई प्रॉपर्टी हो। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वो अधिकार नहीं थे। गांधी जी का एक फेमस स्टेटमेंट भी था ना कि एक व्यक्ति मेहनत करता है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है और अच्छा ईमानदार व्यक्ति है तो उसको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाकी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसको वोट का अधिकार मिलता है। ऐसा एक स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। आई एम श्योर आपने वो कोट कभी ना कभी पढ़ा होगा। और ये रियलिटी आज की भी है कि जो जो देश क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहा है, एक छोटा आइलैंड देश, उनका कल्चर बहुत ही सॉलिड है, वो नेचर के साथ मिलकर रहते हैं, ऐसे देश को कोई अधिकार नहीं है कि उसका वोट कोई काउंट करे। लेकिन हाँ, अगर एक ऐसा इंडस्ट्रियल देश है जिसने बहुत सारा पोल्यूशन किया है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ये देश टॉप टेबल पर बैठा है और वो ये देश ये मानकर चल रहा है कि वो जो कहेगा वही सही बात है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और जब तक ये एक प्रकार का ये मुखौटा पहनकर चीज़ें चलती रहेगी, हिपोक्रेटिक वर्ल्ड जैसे अभी चल रहा है ऐसा चलता रहेगा, तो ये सारे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमेशा चलते ही रहेंगे। तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो जब भारत इसका हेड बने, चेयर बने, तो भारत को ये सारी रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस जो है वो लेने चाहिए। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है, जो नेसेंट जो टर्म है, तो ये नेसेट जो है ये किस देश की पार्लियामेंट के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। And that's everything from my side. Thank you very much for watching this video. Please do share this lecture with other students. God bless you all. Jai Hind.